गुड मॉर्निंग। वॉइस क्लियर है? प्रीवियस क्लास में हम लोग ब्रिटिश क्राउन का शासन देख रहे थे और इसमें 1858 से 1947 तक जो भी चीजें पास की गई हैं उसको हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बात की थी कि इसमें क्या प्रावधान थे और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 वगैरह। तो 1858 में हम लोगों ने क्या देखा कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है और सीओडी है उसको क्या किया गया था, ये द्वैध शासन समाप्त किया गया। मतलब अब इनकी कंट्रोलिंग ले ली गई थी और एक नया पद बना था जिसको बोलते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, भारत के राज्य सचिव। ठीक है, और इनकी हेल्प के लिए एक एडवाइजरी बॉडी बनी थी जिसको हम लोग कह रहे थे 15 मेंबर की, इसको हेल्प करने के लिए बनाई गई थी। पहला भारत का राज सचिव कौन था? लॉर्ड स्टैनले। क्लियर? ये कौन होता था? कैबिनेट मिनिस्टर होता था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जो इंग्लैंड में बैठा करता था। भारत में क्या हुआ, यहाँ पर जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसको अब हम लोग क्या कहने लगे? वायसराय कहने लगे। क्या बोलने लगे अब हम लोग? वायसराय। और पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक है ना, तो वायसराय जो बना था वो कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग बन गया था। अब यहाँ पर जो वायसराय बैठेगा वो एक एजेंट के रूप में है, एक प्रतिनिधि है। किसका? भारत के राज्य सचिव का। यानी कि ये रिपोर्ट किसको देगा? भारत के राज्य सचिव को, जो इंग्लैंड में बैठा हुआ है, कैबिनेट मिनिस्टर। और फिर वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को जो भी जानकारी होगी ये प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह से ये चीजें हम लोगों ने प्रीवियस उसमें देखी थी। फिर हमारे पास आया था 1861, जो नेक्स्ट हमारे पास भारत परिषद अधिनियम, जो 3 पास हुए हैं। एक हुआ था 1861 में, दूसरा हुआ था 1892 में और तीसरा हुआ था 1909 में, है ना। तो 3 पास हुए थे इंडियन काउंसिल एक्ट। इनका पर्पस क्या था? इनका पर्पस था कि भारतीयों को भी कुछ सहूलियत दी जाए और भारतीयों को भी शामिल किया जाए, क्योंकि अगर हम भारतीयों को शामिल नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कतें बढ़ेंगी। इस वजह से ये जो भारतीय परिषद अधिनियम लाया गया, इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, जो भारत के लोग होंगे। क्लियर है? अब समझिए जरा इस पॉइंट को कि ये पॉइंट्स क्या है। बहुत सिंपल सा एक पहला पॉइंट आपको दिया गया था 1861 में कि मद्रास प्लस बंबई, ये जो दोनों थे, इनकी विधायी शक्तियां पुनः प्राप्त हो गई थी। मतलब अभी आपने देखा था कि सेंट्रलाइजेशन चल रहा था, इन लोगों की पावर लेकर के दे दी गई थी बंगाल वाले गवर्नर जनरल को। ठीक है, अब यहाँ पर ये कर, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि एक्चुअल में अब ये लोग क्या कर रहे हैं? ये विकेंद्रीकरण कर रहे हैं। अब हम इसको डिसेंट्रलाइजेशन कहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब अगर उनको वापस शक्ति दे रहे हैं तो मतलब हम अब विकेंद्रीकरण शुरू कर रहे हैं। जो सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस था अब वो डिसेंट्रलाइज हो रहा है, ये लोग अब अपने कुछ निर्णय ले सकते हैं। ये एक मेन पॉइंट था इसका। ठीक है, और इसके अलावा मद्रास और बंबई के अलावा 3 और क्षेत्र बनाए गए जहां पर ये पावर दी गई। एक कौन सा क्षेत्र बनाया गया? बंगाल, पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ का था। यहाँ भी विधान परिषद का गठन हुआ, मतलब इनको भी विधायी शक्ति मिल चुकी है। तो अब ये लोग भी अपना स्वतंत्र तरीके से काम कर सकते हैं। तो टोटल 5 क्षेत्र हो गए थे उस समय जिनको ये पावर दे दी गई थी। कि मतलब जो सारी पावर बंगाल के पास थी तो वो तो सेंट्रल हो गया। देखो 2 चीजें होती है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। जैसे आज की डेट में अगर समझोगे तो एक सेंटर, केंद्र समझोगे, और दूसरा क्या समझोगे? राज्य समझोगे, स्टेट। तो यानी कि जो मेन पॉइंट है वो सेंट्रल में चल रहा है, लेकिन राज्यों को भी तो पावर दी गई है ना।
कि राज्य अपने निर्णय ले सकते हैं। अब हर निर्णय में सेंटर की अनुमति थोड़ी ना जरूरत है, कुछ ऐसी पावर्स है जो राज्य खुद ले सकते हैं, लेकिन जो देश के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है ना, हमारी जैसे डिफेंस है, सुरक्षा में, वो सेंटर ही निर्णय लेगी। करेंसी है, वो सेंटर ही निर्णय लेगी। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो सेंट्रल देखेगी, जो पूरे भारत से रिलेटेड होगा। लेकिन अगर आपके प्रांत से या राज्य से कोई रिलेटेड है, तो वहां पर एक गवर्नमेंट आपकी बैठाई गई है जो उसका निर्णय ले। यही ये करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक सारी पावर ये लोग केंद्र में रखे हैं, जो बंगाल का गवर्नर जनरल या वायसराय जो बैठेगा। बट अब 1861 से ये लोग क्या कर रहे हैं, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि आप भी अपना काम देखिए। तो ऐसे 5 क्षेत्र बनाए गए जिनको वो शक्ति दे दी गई। तो उसमें से 2 तो बहुत मेन थे पहले से ही, मद्रास बंबई जिनकी पावर ली गई थी, इनको वापस दे दी गई, आप अपना काम शुरू करिए। और 3 और नए क्षेत्र बनाए गए जहां पर इनको लोकल गवर्नमेंट के रूप में रखा गया, जैसे कि बंगाल, पंजाब और नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर है, उत्तर पश्चिम प्रांत, इनको भी ये पावर दे दी गई। तो टोटल अभी 5 दिख रहे हैं, आगे चल करके बढ़ जाएगा, आगे चल करके उड़ीसा शामिल हो जाएगा, असम शामिल हो जाएगा। तो धीरे धीरे चीजें बढ़ती जाएंगी। तो ये एक मेन पॉइंट हुआ था। दूसरा क्या हुआ था कि क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा मुद्दा उठ गया था कि आप जो भी चीजें बना रहे हैं काउंसिल, उसमें भारतीयों को रख ही नहीं रहे, और जब तक भारतीयों को रखेंगे नहीं तो कैसी चीजें चलेंगी। तो इन्होंने कहा ठीक है, ऐसा करते हैं कि भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत इन्होंने कर दी। और सबसे पहले 3 लोगों को शामिल कर लिया, बनारस के राजा, पटियाला के और सर दिनकर राव, लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन ध्यान एक चीज रखना है आपको, एक जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, ये गवर्नर की है या वायसराय की है? ठीक है, इसमें इंडियंस नहीं है। इसका मतलब ये समझिए कि इंडियंस को गवर्नर की काउंसिल में नहीं दिया गया है जगह। इनको एक लेजिस्लेटिव पावर, मतलब जो एक अलग से कानून, तो ये बस इतना कह रहे हैं कि अगर हम कोई कानून बनाएंगे तो हम आपसे राय लेंगे आपकी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो वायसराय की है, जो शुरुआत में आपने देखा होगा 4 मेंबर की थी, भाई गवर्नर जनरल जब था तो 4 मेंबर की थी ना, 4 मेंबर वगैरह स्टार्टिंग में बना था, जब फिर 3 किया गया था, फिर उसके बाद एक लॉर्ड मैकाले को ऐड कर लिया गया था 1833 वाले में, है ना। तो इस तरह से चीजें चल रही थी। तो इसमें इंडियंस नहीं है, ये एक्स्ट्रा बोले जाते हैं, एडिशनल मेंबर बोले जाते हैं। मतलब इन लोगों को हम लोग कहते हैं एडिशनल मेंबर। तो मतलब क्या हुआ कि जो 1861 है, इस 1861 में जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया है, इसमें एडिशनल मेंबर्स ऐड हो रहे हैं, एडिशनल मेंबर्स एक्स्ट्रा। और इन एडिशनल मेंबर्स में इंडियंस हैं। जो गवर्नर की या वायसराय की काउंसिल है, वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसमें इंडियंस नहीं है। उसमें इंडियंस नहीं है। आपको पता है ये इंडियंस उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कब आएंगे? ये 1909 वाले में आएंगे। जब 1909 का बनेगा तब जाके आएगा इंडियंस को इसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में प्रवेश मिलेगा, वायसराय की। और वो पहला व्यक्ति होगा, वही है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह पाएंगे फर्स्ट टाइम। इससे पहले ये लोग एडिशनल मेंबर की तरह हैं। एडिशनल मेंबर का मतलब ये है कि बिल्कुल सिंपल सा है कि आपसे राय तो ली जाएगी, लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं है किसी भी चीज का, वोटिंग वोटिंग करने का ये अधिकार आपके पास नहीं है। हाँ, आपसे सलाह जरूर ले ली जाएगी, बस इतना सा पॉइंट चल रहा है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए कि 1861 में क्या हुआ था। तो 1861 में एक सिस्टम चालू किया गया था जिसे बोला गया था पोर्टफोलियो सिस्टम। ये पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता था, ऐसे समझो सर, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 में से 4 लोकल रिप्रेजेंटेटिव थे। वो लोकल रिप्रेजेंटेटिव कौन थे? वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नहीं है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। आपने ध्यान नहीं दिया उस समय। चार्टर एक्ट 1853 में, अभिषेक, जब चार्टर 1853 में हमने आपको डिस्कस किया था, आप लोग थोड़ा सा रिवाइज करते रहा करो, भूल जाते हो। देखो, ये जो 1853 था,
ये इस 1853 में जब आपसे हमने कहा था कि गवर्नर जनरल की परिषद के लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल दोनों को अलग किया गया था, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 सदस्य अपॉइंट किए गए थे और उन 6 सदस्य में से 4 थे। तो ये लेजिस्लेटिव में है, एग्जीक्यूटिव में कहाँ है? कानून जो बनाने वाला पॉइंट है उसमें मतलब इनको शामिल किया। अब वो भी भारतीय थोड़े ना, यहाँ पर जो यूरोपीय हैं, इन क्षेत्रों में जो लोकल गवर्नमेंट में यूरोपीय लोग रहे होंगे उनको शामिल किया गया है। जब बात बंगाल मद्रास यहाँ पे जो लोकल मतलब कि यूरोपीय ही है, वो उनके गवर्नमेंट की तरफ के लोग हैं, उनको शामिल किया जा रहा है, इंडियंस नहीं है। ठीक है। और ये वो वैसे भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नहीं है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कौन कौन लोग थे? तो अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक्चुअल में 4 तो मेंबर थे, इसमें क्या थे? 4 मेंबर थे, प्लस एक जो था वो कमांडर इन चीफ था, कमांडर इन चीफ, और एक जो था वो था गवर्नर जनरल। तो टोटल मेंबर इसके भी 6 ही थे, अगर गवर्नर जनरल को ऐड कर लें तो जो इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें भी 6 ही पर्सन थे। 4 जो मेंबर उसको सपोर्ट करने के लिए थे, एक कमांडर इन चीफ को रखा गया था और एक गवर्नर जनरल खुद था उसमें। तो 6 जो मेंबर थे वो लेजिस्लेटिव में भी थे और 6 जो एग्जीक्यूटिव में। तो एग्जीक्यूटिव में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, एग्जीक्यूटिव में कोई चेंजेस नहीं हो रहा। ये जा करके होगा आपका जो इंडियन शामिल होगा वो 1909 में शामिल होगा, इसके अंदर एक पर्सन शामिल होगा जो भारतीय होगा। उसके पहले जो भी चेंजेस होंगे वो लेजिस्लेटिव में होंगे, यहाँ पर चेंजेस होंगे। इसी में वो एक्स्ट्रा दिया जा रहा है जो उनको एडिशनल मेंबर्स। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया आपका। ओके, तो पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है? अब इस पोर्टफोलियो सिस्टम को ऐसे समझते हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट है। प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट में हमने कुछ मिनिस्ट्री बनाई, कैबिनेट मिनिस्ट्री बनाई, जिसमें से हमने कहा रेल मंत्रालय, एक बना दिया हमने रेल मंत्रालय। दूसरा हमने बना दिया शिक्षा मंत्रालय। तीसरा हमने बना दिया पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट्स। ठीक है। चौथा हमने कुछ मानव संसाधन, मतलब इस तरह से कई सारे डिपार्टमेंट है ना, हाँ या ना? ठीक है, यही है पोर्टफोलियो सिस्टम। ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया जा रहा है 1861 में। पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब था वही विभाग बनाए जा रहे हैं कि मिलिट्री, चलिए मिलिट्री बना दिया हमने, अगला क्या, अगला कुछ और बना दिया हमने, लॉ बना दिया, फिर और क्या, एक और कोई और बना दिया। तो अब ये पोर्टफोलियो सिस्टम बनाए जा रहे हैं और इनमें अब व्यक्तियों को रखा जा रहा है। जो वायस राय के मेंबर है, वायस राय काउंसिल के मेंबर हैं, वो जो 6 लोग वायस राय को खुद लेकर के, तो उसमें से हर एक पर्सन को अपॉइंट कर दिया जा रहा है। चलिए आप ये वाला डिपार्टमेंट देखिए, आप ये वाला डिपार्टमेंट देखिए, आप ये वाला डिपार्टमेंट देखिए, इस तरीके से। जैसे हमने कहा इस समय रेल मंत्रालय कौन देख रहा है? तो अश्वनी वैष्णव है, ये देख रहे हैं। तो ये पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू हो गया। अब पर्सन को अपॉइंट किया जा रहा है उस विभाग के लिए कि अब आपके अंडर में ये विभाग रहेगा। ठीक है, तो ये 1861 ही वो एक्ट है जब ये चीज इंट्रोड्यूस की गई है। पोर्टफोलियो सिस्टम बोलते हैं इसे, यानी विभाग बनाए गए और इनको पावर थी उस पूरे विभाग के देखने की। आप क्वेश्चन नहीं कर सकते थे इनसे। इंडियंस को शामिल जरूर किया गया था, लेकिन आपको ये पावर नहीं है कि ये अपने विभाग में क्या कर रहे हैं, ये क्वेश्चन करने का आपको अधिकार नहीं है। यानी कि जो एडिशनल मेंबर्स थे वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर से क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, क्योंकि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर सीधे वायसराय के अंडर में थे। तो आप उनसे क्वेश्चन नहीं कर सकते कि आपको क्या कर रहे हैं, आप ये क्या डिपार्टमेंट कैसे चला रहे हैं, ये सब नहीं कर सकते था। ये पावर आपको नहीं दी गई थी एडिशनल मेंबर्स को। हाँ, आपकी सलाह जरूर ली जाएगी, वो अलग बात, क्वेश्चन करने की पावर आपके पास नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीजें की गई। ओके, पोर्टफोलियो सिस्टम क्लियर हुआ एवरीवन? ये 1861 में ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। जो आज हम लोग विभिन्न डिपार्टमेंट्स देख रहे हैं वो चीजें यहाँ पर। तो अब इतने डिपार्टमेंट उस समय नहीं थे। उस समय कितने रहे होंगे भाई? जितने मेंबर रहे होंगे भाई। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 4 मेंबर उसके हेल्प करने के लिए थे, एक कमांडर इन चीफ था और एक जो था वायसराय खुद था। तो मैक्सिमम जाएगा तो 6 डिपार्टमेंट जाएगा भाई। एक एक आदमी को अपॉइंट करना है, तो 4 मेंबर थे तो 4 को अपॉइंट हो गए। एक कमांडर चीफ को हो गया जो जनरली मिलिट्री देख रहा होगा, तो 5 ऐसे हो गए।
एक और अगर इंट्रोड्यूस करना चाहोगे तो खैर वो तो प्रेसिडेंट ही था। तो इस तरीके से चीजें चल रही थी डिपार्टमेंट। धीरे धीरे डिपार्टमेंट बढ़ेंगे और मेंबर फिर ऐड होंगे उसमें। तो ये चीजें चलने लगी। एक और पावर दी गई 1861 में, जो आपको समझनी है। 1861 में एक पावर दी गई ऑर्डिनेंस की। ऑर्डिनेंस जारी कर सकता था। ऑर्डिनेंस बोलते हैं अध्यादेश। ये जो वायस राय है, वायस रॉय, ये वायस राय ऑर्डिनेंस जारी कर सकता था, लेकिन इसकी जो वैलिडिटी है वो केवल 6 महीने तक रहेगी। ठीक है, ये केवल 6 महीने तक रहेगी। अब ऑर्डिनेंस क्या होता है, अब ये कौन बताएगा आप में से? व्हाट इज ऑर्डिनेंस? अगर किसी को ये चीज क्लियर है कि ऑर्डिनेंस क्या होता है तो हमें बताए कि ऑर्डिनेंस क्या होता है। पीपल को कहते हैं ऑर्डिनेंस। नहीं भाई, पीपल को नहीं कहते। राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया आदेश पुराने कानून के बदले में नया कानून बनाना। पंकज यादव, कोई भी कानून जब पास होता है तब 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 ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है। इस समय विदाउट पार्लियामेंट में लॉ पास हुए लागू करना। जब लोकसभा और राज्यसभा की बैठक एक के बिना राष्ट्रपति द्वारा बनाया गया कानून। अच्छा। सरकार या विशिष्ट अधिकारी द्वारा जारी आदेश या नियम। चलिए ठीक है, समझिए इस चीज को। ओके, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से गलत नहीं बोल रहे हैं। ये राष्ट्रपति कर सकता है पावर में। ठीक है, अच्छा दूसरी बात समझना है आपको, हम थोड़ा सिंपल वे में कर देते हैं। क्या होता है ऑर्डिनेंस का मतलब? कि ऑर्डिनेंस का मतलब ये है कि जैसे सपोज करो, उस समय की बात कर रहे हैं जब वायसराय है। तो वायसराय जब है तो इसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स हैं, जो इसको रखे गए हैं इसकी हेल्प के लिए, जब भी इसको कोई बिल लाना होता था, जब कोई बिल पास करना होता था, उसके लिए एक प्रक्रिया थी। इसके जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे वो अपना सपोर्ट देंगे, उनसे मतलब बताएंगे, क्योंकि सुझाव मांगा जाएगा कि हम ये बिल पास कर रहे हैं, आप बताइए आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स तो इसीलिए बनाए गए ना कि वायसराय को सपोर्ट करें। तो वो उनके परमिशन तो नहीं कहेंगे, हाँ उनका सुझाव, और इस तरह से वो लेकर के और फिर वो बिल लाया जाता था पार्लियामेंट में। और फिर उसके बाद उस पर बहस होती थी और उसके बाद फिर वो पास होता था। अब ये एक लंबी प्रक्रिया थी। अब हम किसी भी बिल को अगर करेंगे तो तुरंत पास नहीं हो जाएगा कि हमने वो बिल बनाया और हम लेके गए पार्लियामेंट में और तुरंत हमने कहा कि कल ही पास कर दो। नहीं, ये एक प्रक्रिया होती है जिसमें टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि आप करेंगे, फिर उस पर समीक्षा होगी, जो मेंबर्स होंगे वो उसको देखेंगे, फिर वापस वो कहेंगे कि सर इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, लंबा समय लगेगा। उस समय कुछ दिक्कतें हो सकती थी क्योंकि ब्रिटिश का कानून चल रहा है और इंडियंस है तो रिवॉल्ट कर सकते थे, बहुत सारे पॉइंट्स है। कुछ ऐसे मैटर थे जिसपे डिसीजन लेने की तुरंत आवश्यकता थी। मतलब एक आपातकालीन व्यवस्था समझो, कि अचानक से कुछ हुआ है और हमें उस विद्रोह को दबाना है या समथिंग, और हमें एक कानून पास करना है और तुरंत पास करना है। हमको 1 से 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर ये कानून को लागू करवा देना है। इस कंडीशन में अगर वायसराय अपने मेंबर से मतलब सुझाव लेता है और पूरी प्रक्रिया अपनाता है, बहुत टाइम लगेगा। तो उसको एक पावर दी गई वायसराय को ऑर्डिनेंस जारी करने की। ऑर्डिनेंस जारी करने का मतलब कि वायसराय को अपने एग्जीक्यूटिव मेंबर से सलाह लेने की जरूरत नहीं थी। कुछ ऐसे मामले उसके पास रखिएगा कि अगर आपको लगता है कि हमको कानून बनाना है इस पर, तो आप तुरंत ऑर्डिनेंस जारी कर दीजिए, वो तत्काल प्रभाव से वो चीज लागू कर दी जाएगी, वो ऑर्डिनेंस जारी करते ही। ठीक है, लेकिन ये टेम्पररी रहेगा।
जिसकी अवधि होगी 6 महीने, 6 महीने तक ही रहेगा, इसके बाद इसको डिक्लाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये ऑर्डिनेंस तब जारी किया जाता है जब गवर्नमेंट को लगता है कि भैया ये कानून तुरंत अप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि बाकी बिल अप्लाई करने में और उसको पास कराने में टाइम लगता है, तब तक कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। इस वजह से ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर उसको दी गई थी। आज अगर हम लोग देखें तो ये राष्ट्रपति हमारे हैं, जो उनके पास ये अधिकार है। अगर उनको लगता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं तो वो सीधे ऑर्डिनेंस जारी करवा सकते हैं। ठीक है, कोई भी लोकसभा में या राज्यसभा का कार्रवाई में नहीं। अब लोकसभा में जाएगा बिल, फिर वहां होगा, वोटिंग होगी, बहुत सारी चीजें होंगी, सब अपोज करेंगे, फिर उसके बाद आप राज्यसभा में पास करिए। इससे बढ़िया राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि अगर उसको लगता है कि देश की सुरक्षा से कोई दिक्कत हो रही है, वो ऑर्डिनेंस तुरंत जारी कर सकता है, वो तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, उसके लिए कुछ टर्म्स कंडीशंस रहेंगी कि कब तक ये रहेगा। तो ये आपातकाल कंडीशन के लिए पावर दी गई थी वायसराय को। ठीक है, तो ये ऑर्डिनेंस जारी कर सकता था, ये एक पॉइंट आपको था। ठीक है, और पोर्टफोलियो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे दो। तो आप अपना जब पीडीएफ देखेंगे तो पीडीएफ में स्टूडेंट्स आप लोग देखेंगे कि आपका जो 1861 का है, इसमें क्या चीजें पॉइंट्स की रखी गई। तो एक आपको कहा गया कि ये रहा, भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत कानून बनाने की प्रक्रिया हो गई, लेकिन ये किस में हुई? एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नहीं हुई, ये लेजिस्लेटिव में हुई। ठीक है, और इनकी जो पावर्स थी वो वापस दी गई। और एक जो इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था, वो कौन सा सिस्टम यूज किया गया था? पोर्टफोलियो सिस्टम। ठीक है, तो एक पोर्टफोलियो सिस्टम ला दिया गया है ना। और दूसरा इसमें और क्या कर दिया गया था? ऑर्डिनेंस जारी किया जा सकता था, ऑर्डिनेंस जारी कर सकते थे ये पावर। तो ये दो पॉइंट आपके इसमें और ऐड थे। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी 1861 में। पोर्टफोलियो मतलब अब डिपार्टमेंट बन रहा है, और डिपार्टमेंट जब बन रहा है तो जैसे मिलिट्री का बन रहा है, लॉ का बन रहा है, ठीक है, इस तरह से कुछ बन रहा है, पब्लिक वर्क्स का बन रहा है। तो इस तरह से डिपार्टमेंट के एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाएगा, आप संभालिए उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, 1892। देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में हमने आपको बोला था कि बजट पे बहस करने की शक्ति वो दे दी गई थी। ठीक है, वार्षिक बजट पर बहस की शक्ति मिली। ठीक है, दूसरा, देखिए अब सेकेंड पॉइंट समझते हैं। जो 1892 है, 1892 का जो जब ये जारी हुआ, 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट, एक सबसे बड़ा पॉइंट क्या था कि आपने ये देखा कि आप एग्जीक्यूटिव मेंबर से क्वेश्चन नहीं कर सकते थे स्टूडेंट। 1861 आप जो एडिशनल मेंबर्स ऐड किए गए हैं भारतीय, वो वॉइस राय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल से क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। लेकिन 1892 में ये पावर दी गई। आप समझिए ये क्यों दी गई, ऐसा क्या हो गया बीच में। ठीक है, पोर्टफोलियो एक बार और बता दीजिए। पोर्टफोलियो का मतलब डिपार्टमेंट्स हो गए। पोर्टफोलियो सिंपल वर्ड में समझो, जो आज के डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं जिनके मंत्री बनाए जाते हैं, जैसे रेलवे डिपार्टमेंट, और जैसे आपका हो गया शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, आप समझ लीजिए मानव संसाधन, मतलब ये एक पोर्टफोलियो कह दिया हमने, उसको एक डिपार्टमेंट्स डिवाइड कर दिया, तो उसी को पोर्टफोलियो सिस्टम में हमने बांट दिया। ऐसा क्या हो गया कि अचानक से चीजें चेंज हो गई। जो पावर हम 1861 में नहीं दे पा रहे हैं वो ये, तो आपको अगर पता हो तो 1885 में ही क्या बन गई है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसका गठन हो गया था, और जब इसका गठन हो गया था तो इसका मतलब ये था कि अब कुछ चीजें बदलने वाली हैं। अब आप अपने मनमानी ढंग से नहीं कर सकते। जैसे ही 1885 में एक ये बन गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इन लोगों ने कहा भैया ऐसा है, आप ये जो लेके आए हैं 1861, ये बहुत चीजें इसमें अच्छी नहीं है। क्यों? भारतीयों को तो आप कुछ दे ही नहीं रहे हो, 3 लोग को शामिल कर लियो, लेकिन आप अधिकार ही नहीं दे रहे। आप क्या पास कर रहे हैं, क्या लागू कर रहे हैं, उस पर हम बहस करने की हमारे पास पावर ही नहीं है। फाइनेंस में हम बात ही नहीं कर सकते।
मतलब इनको फाइनेंस से रिलेटेड मुद्दों पर कोई अधिकार नहीं था, अंग्रेज ही जो करना था वो कर सकते थे। उन्होंने सीधा 1861 में कहा फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी मुद्दा आपके सामने नहीं आएगा और आप उस पर बात नहीं कर सकते। ये 61 वाले में बात हो रही थी। तो जब राष्ट्रीय कांग्रेस बना तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं चलेगा, आपको कुछ हमारी शर्तें भी माननी पड़ेंगी। आपको कुछ अगला जब भी आप लेके आएंगे एक्ट, तो हम कुछ शर्तें रख रहे हैं, आप उसको शामिल करने की कोशिश करिए। उन्होंने कहा आप हमको अधिकार दीजिए फाइनेंस के मुद्दे पे बहस करने की। आप जो बजट ला रहे हैं, जो चीजें लाने वाले हैं, या फाइनेंस का पैसे कहाँ है, हम भी उसमें चाहते हैं कि हमारी भागीदारी हो और हम लोग उस पर डिस्कशन कर सके। ये एक पहला मुद्दा हो गया। ठीक है, कि हमें वो क्वेश्चन पूछने का अधिकार दीजिए हर चीज पर, कि हम क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्योंकि आप क्वेश्चन का भी अधिकार नहीं दिए हैं, बस आप शामिल कर रहे हैं लेकिन अधिकार कोई नहीं दे रहा है। तो अंग्रेजों ने थोड़ा सा सोचा चलो ठीक है, इनको नाराज करने की जरूरत नहीं है। तो 1892 में इन्होंने कुछ शर्तों को मान लिया, और उसमें से एक शर्त जो थी वो आपकी मान ली गई कि जो फाइनेंस से रिलेटेड होगा, वार्षिक बजट पर बहस करने की शक्ति मिल गई। बहस करने की शक्ति मतलब अब जो हमारे एडिशनल मेंबर्स हैं, इंडियंस जो एडिशनल मेंबर्स ऐड हुए हैं, वो अब बहस कर सकते। मतलब आप ये पूछ सकते थे कि आप इस बजट में क्या प्रावधान रखना है हमारे मतलब देश के लिए। दूसरा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल से, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स से क्वेश्चन पूछा जा सकता था। लेकिन 6 दिन के प्रायर नोटिस पर। आप समझिए स्टूडेंट, 1861 में ये पावर नहीं है, आपको क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था 1861 में। ठीक है, लेकिन 1892 के एक्ट में आपको ये पावर दे दी गई है। हाँ, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव मेंबर जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या चल रहा है, ये डिपार्टमेंट जो आपने बनाए हैं, जो मिनिस्ट्री आप ये पोर्टफोलियो सिस्टम ला लेके आए हैं, ये व्यक्ति अपने अपने डिपार्टमेंट में कर क्या रहे हैं। तो क्वेश्चन करने का अधिकार दे दिया, बट यहां भी थोड़ी लिमिटेशन लगा दी। क्या लगा दी? काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते। काउंटर मतलब समझिए, आप एक बार पूछ लेंगे कि ठीक है, आप जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो आप बताइए कि ये जो पैसा खर्च होने वाला है या समथिंग ये है। अब इसका जवाब वो जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का जो मेंबर होगा, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर डिसाइड हुआ है, वो इसका जवाब देगा। आप अब इस जवाब से सहमत हैं असहमत हैं मैटर नहीं करता, आप काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते। वो जो आंसर देगा वही माना जाएगा। आप एक बार क्वेश्चन कर सकते थे, बस ये पूछ सकते थे कि ये पैसा कहाँ जा रहा है समथिंग। अब जो भी वो आंसर देगा वो मेंबर, वो फाइनल होगा। आप दोबारा आप नहीं कर सकते क्वेश्चन। तो काउंटर क्वेश्चन की परमिशन नहीं थी। लेकिन हाँ, ये एक थोड़ा सा पॉइंट बढ़ा दिया था कि आप 6 दिन के पहले उसको नोटिस दीजिए कि हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। 6 दिन के पहले आप नोटिस देंगे तो एग्जीक्यूटिव मेंबर कहेगा ओके ठीक है पूछ लीजिए, उस तरह से। लेकिन आप काउंटर क्वेश्चन नहीं करेंगे, जो आंसर दे देगा वो फाइनल हो जाएगा। आज ऐसा नहीं है। आज जब तक नहीं सहमत है तब तक आप क्वेश्चन करते रहिए, यही तो बहस होती है। कोई बिल आता है, समथिंग होता है, तो उस पर बात चलती रहती है, भाई हम नहीं सहमत है, हम फिर से क्वेश्चन करेंगे, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये हुआ। ये पावर उस समय नहीं है। स्टार्टिंग में आप पूछ सकते, काउंटर नहीं कर सकते। चलिए, तो ये बात हुई 1892 में। तो सबसे बड़ी बात इसका जो इंपॉर्टेंट आता है निकल करके, वो ये वार्षिक बजट वाला आता है। आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि कौन सा ऐसा एक्ट आया था जब भारतीयों को या एडिशनल मेंबर्स को जो उसमें ऐड किए गए थे, उनको फाइनेंस से रिलेटेड मुद्दों पर बहस करने की पावर मिली थी, जिससे वो डिस्कशन कर सकते थे। वो 1892 था। अब वो भी क्यों हुआ था? क्योंकि राष्ट्रीय कांग्रेस बन गई थी। तो इन लोगों के सुझाव की वजह से थोड़ा सा दबाव पड़ा था, जिसकी वजह से ये शामिल किया गया था। नहीं तो पता नहीं ये शामिल करते या नहीं करते। ठीक है, तो थोड़े से अधिकार मिलने शुरू हो गए थे। तो धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है, ये पावर आगे चल करके बढ़ा दी जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, तो इसीलिए तो एक्ट आ रहा है। आगे चल करके अब आपका नया आएगा, उसमें चीजें बढ़ जाएंगी। तो अब अगला जो आया स्टूडेंट, वो कौन सा आया? नेक्स्ट आया आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, 1909, जिसको कहा गया मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। तो
इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जो है, इसका दूसरा नाम है मॉर्ले मिंटो, याद कर लीजिए, मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम किस वाले को कहा जाता है, तो आंसर है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जो है, उसी को कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। क्या यहां तक क्लियर हुआ सभी को? मार्ले मिंटो क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब थोड़ी सी चीजें आपको समझनी है, जरा सा वो कैसे समझेंगे आप, हम बताना चाह रहे हैं आपको। आप अगर एक चीज बताएं हमें कि जब ये 1909 1909 में ये पास हो रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री में हमने आपको थोड़ी सी चीजें पढ़ाई हैं कि इसके पहले मुस्लिम लीग का गठन हो गया है, हो गया या नहीं? 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था, उसके बाद जस्ट आ गया था 1892 का एक, और 1909 का जो आया है उसके पहले हो गया है मुस्लिम लीग का गठन। तो 1906 में ही 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हो गया था, ये बन गई थी। अब इनके भी अलग डिमांड चल रहे हैं। अभी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की डिमांड चल रही थी, हमारी शर्तों को मानिए। अब जैसे 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हो गया, इनने कहा हम हमारे भी पॉइंट मानिए, भाई हम क्यों पीछे रहेंगे, ठीक है ना। तो मुस्लिम लीग का अपना अलग डिमांड चल रहा था। इन लोगों ने क्या किया, मुस्लिम लीग ने एक मिनट, हाँ बंद किए थे, ठीक है, कॉल आ गई थी। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था और इनकी डिमांड क्या थी कि मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र, आपको हमने ये बताया था जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा था, अगर थोड़ा भी याद हो, तो इन लोगों ने डिमांड करी थी कि मुस्लिमों के लिए एक अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र है। तो ये क्या कह रहे थे मुस्लिम लीग कि भैया हमको, वॉइस आ रही है ना अब? हाँ, तो हमको हमारी डिमांड भी मानिए। आप जो भी परिषद बनाने वाले हैं, काउंसिल वगैरह बनाने वाले हैं, उसमें मुस्लिमों को भी प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, अपना ही अपना केवल आप नहीं कर सकते। तो इस तरीके से चीजें चल रही थी, तो मुस्लिम लीग की डिमांड आई, ठीक है, पृथक निर्वाचन क्षेत्र दीजिए और कुछ मुस्लिमों को शामिल करिए, ये बात रखी गई वायसराय के सामने। चलिए ठीक है, रख दी गई। अब इसका मतलब क्या था मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, जरा थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा केवल समझा दे रहे हैं जिससे आपको ये चीजें क्लियर हो जाए। सपोज करिए कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है, एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें 10 लोग हैं, सपोज वोट देने वाले 10 लोग हैं। तो वोट देने वाले अगर 10 लोग हैं, तो इसमें से मान के चलते हैं 2 3 4 या 5 6, सपोज करो 6 लोग हैं, ठीक है। और समझो, ये जो लोग हैं, एक कॉन्स्टिट्यूंसी है
जिसमें एक क्षेत्र है जहां पर वोट देने वाले जो लोग हैं वो टोटल करीब आसपास 10 हैं, जिसमें से ये जो 6 लोग हैं ये मुस्लिम हैं। ठीक है, तो ये जो 6 लोग हैं ये मुस्लिम हैं। बाकी जो इधर है, ये जो 4 लोग को अलग बनाया हमने, अब इनको समझिए कि ये लोग कौन हैं। तो ये लोग एक्चुअल में अदर रिलीजन के। भाई ध्यान से समझना है कॉन्सेप्ट को, चीजें क्लियर हो जाएंगी तुरंत। अगर ये 10 लोग हैं तो इसमें से जो ये 6 लोग हैं ये मुस्लिम हैं, और ये अलग अलग हो सकते हैं, ये हिंदू हो सकता है, दूसरा कोई हो सकता है, सिख हो सकते हैं, और अदर कोई भी कम्युनिटी क्रिश्चियन हो सकते हैं। अब आप हमें बताइए कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मेजोरिटी किसकी है। अगर यहाँ पे 10 वोट्स थे और इस 10 वोट्स में से जो 6 पर्सन है वो मुस्लिम है और बाकी जो है वो अलग अलग है, तो मेजोरिटी किसकी है? मुस्लिम की मेजोरिटी है। क्लियर? तो मुस्लिम लीग का कहना ही यही था कि क्योंकि भाई इस क्षेत्र में हमारा परसेंटेज ज्यादा है, मुस्लिम ज्यादा है, तो जो रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए वो मुस्लिम होने चाहिए। मतलब जो चुनाव लड़ेगा, जो चुनाव लड़ेगा वो मुस्लिम ही लड़ेगा। वो इनमें से ही कोई 2 व्यक्ति या एक व्यक्ति जो भी है उनको ले लो। अब केवल मुस्लिम नहीं है उस क्षेत्र में, लेकिन क्योंकि मेजोरिटी है उनकी और इधर ये लोग भी हैं, तो इन सब में से जो प्रतिनिधि उठेगा वहां पर, जो खड़ा होगा चुनाव में, वो केवल मुस्लिम ही खड़ा होगा। किसी अदर धर्म के व्यक्ति को खड़ा करने की हमें अनुमति न दीजिए, ताकि केवल वहां पर मुस्लिम खड़े हों। दूसरा इतना ही नहीं, एक और पॉइंट इसमें क्लॉज लगाया गया, वोटिंग राइट्स, वोट देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार केवल मुस्लिमों को होगा, ये वोट नहीं देंगे। ये है पृथक निर्वाचन क्षेत्र। दिस इज कॉल्ड, मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र की डिमांड। मतलब प्रतिनिधि भी हमारा होगा, वोटिंग राइट्स भी हमारे लोग ही देंगे। तो बताओ जीतेगा कौन? वही जीतेगा, ऑब्वियस सी बात है। क्या दिमाग लगाया मुस्लिम लीग ने, जो इस समय यहाँ पे बैठा हुआ है और ये डिमांड रख रहा है। देखो अब कसम कैसी डिमांड रख रहा है। अब फिर भी वही, इसीलिए गांधी जी अपोज कर रहे थे। आपको अगर मॉडर्न हिस्ट्री में बताया था तो इसीलिए गांधी जी अपोज कर रहे थे इन चीजों का, क्योंकि इस तरह से बहुत गड़बड़ चीजें हो जाएंगी। फिर तो ये सीधा सीधा उनके ऊपर अपना रूल थोपना हो गया। ठीक है, हमारी इच्छा नहीं है फिर भी आप कर रहे हैं सब चीजें। तो ये एक पॉइंट था जिसमें चीजें रखी गई थी और इन मुस्लिमों को पृथक नोटिस, और आपको बता दिए मान लिया गया था, इसको स्वीकार कर लिया था। किसने स्वीकार किया था उस समय? कौन था? कौन था जिसने इसको स्वीकार करा दिया था? पता है किसी को जिसने इस चीज को एक्सेप्ट करवा लिया था? लॉर्ड मिंटो। यस, लॉर्ड मिंटो कहता है वेरी गुड, हम करते हैं कुछ, तुम लोग को आपस में लड़वाते हैं, तुम घबराओ मत। तुम लोग अभी एक साथ चल रहे हो ना, सब लोग एक साथ बन करके यूनाइटेड हो, मैं अभी करता हूँ दोनों के बीच। और इनने फूट डालना शुरू कर दिया हिंदू मुस्लिम के बीच। भाई ऑब्वियस सी बात है, जब आप ऐसा काम कर देंगे तो अब आपका भाईचारा रह कहाँ गया? अब तो आपके अंदर आ गया ना कि हमारे ऊपर सीधे सीधे थोपा जा रहा है, चीजें गड़बड़ होनी शुरू हो गई। और मिंटो यही चाहता था, ये अगर इकट्ठा हो गए फिर से 1857 की क्रांति कर देंगे, है ना। फिर इस बार अगर हुई तो हम लोग गड़बड़ हो जाएंगे, क्योंकि 1857 की क्रांति में सबने भाग लिया था। तो ये लोग ये बड़े दिमाग लगा रहे हैं। और आपको पता होगा इसी समय विभाजन भी हो रहा है लॉर्ड कर्जन का, 1905 वाला जो पीछे हुआ था। तो ये सब दिमाग लगाए जा रहे हैं कैसे इन लोगों को अलग किया जाए। ठीक है, तो ये चीजें चल रही थी। तो आई होप कि स्टूडेंट्स पृथक निर्वाचन क्षेत्र का मतलब समझ में आया सबको, क्या चल रहा था? ठीक है, ओके चलिए। तो अब हम इसका मेन पॉइंट देखते हैं। चलिए, ये स्वीकार हो गया था, ठीक है, ये एक्सेप्ट हो गया। इसका मतलब कि जो आईसीए 1909 था, उसका मतलब हम आपको समझाते हैं कि आईसीए 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट में सबसे पहला पृथक निर्वाचन क्षेत्र एक्सेप्ट हुआ।
चलिए, प्रावधान रखा गया मुस्लिमों के लिए और ये चीजें फॉलो हो गई। ठीक है, तो अब ये सांप्रदायिकता के आधार पर कहा गया था, सांप्रदायिकता के आधार पर। दूसरा पॉइंट क्या निकल के आया? सेकेंड पॉइंट निकल के ये आया कि इस समय इसको एक पॉइंट कहा गया था मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम, मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। अब ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ये क्यों बोला जा रहा है। इसमें है दो व्यक्ति। दो व्यक्ति कौन है ये? एक व्यक्ति है इसमें लॉर्ड मार्ले, एक व्यक्ति है इसमें लॉर्ड मार्ले, दूसरा व्यक्ति है इसमें लॉर्ड मिंटो। एक व्यक्ति है लॉर्ड मार्ले और दूसरा व्यक्ति है लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मार्ले कौन है? भारत के राज्य सचिव इंग्लैंड में। ये कौन है? वायस रॉय भारत में। समझ में आई बात? आपको हम पीछे बता चुके हैं कि सचिव जो भारतीय स्टेट, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया हुआ था 1858 या 1853, किसमें हुआ था? किसमें हुआ था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, भारत का जो राज्य सचिव था, ये पद किसमें लाया गया था? 1858 में या 1853 में? 58। जो लोग 53 कह रहे हैं वो गलत आंसर है। 1858 में ही लाया गया था, जब शासन कंपनी से हटा करके गवर्नमेंट के पास दे दिया गया था। तो अभी भारत का राज्य सचिव है और वही है लॉर्ड मार्ले जो इंग्लैंड में बैठा हुआ है। भारत में कौन बैठा हुआ है? मिंटो बैठा हुआ है। बस इसलिए, क्योंकि इनके समय में ये पास हुआ था, इस वजह से इसे कहा जाता है मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ये दोनों के नाम है इसमें। मॉर्ले है जो भारत का राज्य सचिव है और मिंटो जो है वायसराय है ये। और क्योंकि इसने, मिंटो ने इस चीज की अनुमति दे दी थी, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की, इसलिए इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में। अपोज बहुत हुआ था इसका कि ये मत करो, सांप्रदायिकता के आधार पे मत करो, नहीं चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, नहीं माना ये। इसलिए लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में, कि यही जनक है इसका जिसने सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन को अनुमति दे दी थी। ठीक है, ये चीज हुई थी। तो ये एक पॉइंट था। एक दूसरा सबसे मेन पॉइंट समझ लीजिए, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो क्या था? वायसराय की, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक भारतीय सदस्य शामिल कर लिया गया। और वो कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, विधि सदस्य, मतलब लॉ मेंबर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी तक इंडियंस को वायसराय की काउंसिल में जगह नहीं मिली थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नहीं मिली थी एडिशनल मेंबर की तरह। अब इनको सीधे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ही जगह दी जा रही है, डायरेक्ट। और वो पहले व्यक्ति हैं सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो वायसराय की डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो जगह मिली है, वो मिली है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। और किस एक्ट के तहत? 1909 के तहत। आई होप स्टूडेंट्स आपको चीजें क्लियर हो रही हैं, ये समझ में आ रही है सभी को? एवरीवन, संध्या, ममता, राफिया, सुमित, पंकज, मनीष, कीर्ति, आरती,
ठीक है, ओके। तो हम लोगों ने तीन चीजों को देख लिया तुरंत। देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले किसको देखा स्टूडेंट्स? हम लोगों ने 1858 वाले एक्ट को देखा, ठीक है, जिसमें कि हमारा ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद लाया गया था। ये अब चलता रहेगा, भारत का राज सचिव, लेकिन बैठेगा इंग्लैंड में। और उसकी मदद के लिए कौन बैठेगा? वायसराय बैठेगा, ठीक है। फिर हमने देखा कि 1861 कुछ प्रावधान किए गए, कुछ एडिशनल मेंबर्स ऐड किए गए इसमें, ठीक है। और उसमें 3 लोग थे जो इंडियंस थे, ठीक है, बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव। इन लोग को मिल गई, लेकिन इन लोग को क्वेश्चन करने की वो अनुमति नहीं थी या वोटिंग पावर्स नहीं थी। हाँ, सलाह दे सकते थे कानून बनाते समय, जो भी होगा, ठीक है। वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियन मेंबर्स को नहीं रखा गया था, ये सब उस समय वही थे। हाँ, पोर्टफोलियो सिस्टम जरूर ला दिया गया, डिपार्टमेंट्स बनने लग गए, और उस डिपार्टमेंट में एक एक अधिकारी नियुक्त होने लग गया। और वो जो अधिकारी थे, वो अधिकारी कौन थे? वो अधिकारी एक्चुअल में वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे, वही थे। तो ये भारतीय नहीं है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर को ही वो अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। वायसराय ऑर्डिनेंस जारी कर सकता था, तो ये पावर 1861 के अधिनियम में दी गई। अगर कोई उसे आपातकाल का समय लगता है कि कानून हमें तुरंत बनाना है, तो उसको ये पावर दी गई थी कि आप ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं बिना आपके परिषद की अनुमति लिए। और ये लेकिन परमानेंट नहीं होगा, 6 महीने तक इसकी वैलिडिटी होगी, जिसके बाद ये स्वतः खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये ऑर्डिनेंस वाला आपका पॉइंट आया था। फिर 1892 में जो कमियां रह गई थी, उनको दूर करने की कोशिश की गई, क्योंकि नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बन गया। उनने कुछ अपनी डिमांड्स रखी, तो इनको फाइनेंशियल मुद्दे पर बहस करने की पावर दे दी गई। जो हमारे इंडियंस मेंबर थे एडिशनल जो ऐड हुए थे, तो उनको एक मिल गया कि हाँ ठीक है, फाइनेंस में हम अपनी राय दे सकते हैं। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल से, क्योंकि आप इनसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे पहले, इससे पहले, बट अब आपको ये अधिकार दिया जा रहा है कि आप इनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 6 दिन पहले उनको नोटिस देना होगा कि हम आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हैं, आपके जो डिपार्टमेंट्स हैं, पोर्टफोलियो हैं, उससे रिलेटेड, कि क्या काम चल रहा है। बट आप काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते, अगर वो जो आंसर देते हैं तो उसी से आपको सहमत होना होगा। 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम क्यों बोला गया? क्योंकि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम इसलिए बोला गया क्योंकि इस समय जो भारत का राज्य सचिव है वो मार्ले है, लॉर्ड मार्ले, और जो वायस राय है वो है लॉर्ड मिंटो। इस वजह से इनके समय में ये पारित हुआ है, और इसीलिए इस एक्ट को कहा गया है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। सबसे बड़ा चेंजेस क्या हुआ? क्योंकि 1906 में ही मुस्लिम लीग का गठन हो गया था। उनने अपनी डिमांड रख दी थी कि भैया आप अपने उसमें जो भी परिषद है उसमें एक तो मुस्लिम रखिए। इन लोगों ने 2 सदस्यों की मांग रखी थी कि 2 मुस्लिम सदस्य होने चाहिए थे। एक इनकी डिमांड ये भी थी कि आप जो काउंसिल बना रहे हैं उसमें 2 मुस्लिम मेंबर भी होने चाहिए। एक वो डिमांड रखी थी, और एक डिमांड रखी थी कि इनका पृथक निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए था। चलो, इसको इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, पृथक निर्वाचन क्षेत्र को। तो मिंटो जो था, उसने इस चीज को सहमति दे दी थी कि ठीक है। इसीलिए जनक के रूप में जाना जाता है कि सांप्रदायिकता के आधार पर जिसने निर्वाचन को दिया। क्लियर है? बाकी ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आपको परमिशन मिलने वाली है वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, अभी तक आपको जगह नहीं थी, अब आप उसके एक मेंबर बन सकते हैं। तो ये कौन था पहला सदस्य? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे जो शामिल हुए थे। ओके एवरीवन, कोई डाउट किसी को? अभी तो नहीं होगा कुछ, ठीक है। चलिए, एक दो क्वेश्चन हम आपसे कर लेते हैं जरा, फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है, नहीं, ऑर्डिनेंस को बढ़ाया नहीं जाता। अभी वायसराय के समय का जो चल रहा है उसको बढ़ाया नहीं जा रहा था, वो 6 महीने ही था, ठीक है। वायसराय के समय का जो ऑर्डिनेंस था वो बढ़ाया नहीं जा रहा था। आगे कोई चेंज होगा तो हम आपको बताएंगे, अभी आराम से चलो, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है, धीरे धीरे बनने दो अभी संविधान कानून ना। अभी जो वायसराय का था वो मैक्सिमम लिमिट 6 महीने थी, ठीक है, उतना ही उसका वैलिडिटी था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? किस अधिनियम के तहत जो भारतीय विधान परिषद थी, जो परिषद बन रही थी जो मेंबर्स की, किसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? 1892। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है।
हाँ सही है, टाइप कर दिया आप लोगों ने। चलिए सामने तो आइए सभी, हमारे चैंपियंस सामने तो आओ। हाँ वेरी गुड। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई? भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? 1909, 1909, मार्ले मिंटो सुधार। वेरी गुड। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया था? चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर बाकी सारे व्यापारिक अधिकार को खत्म कर दिया था। 1813। ठीक, वेरी गुड। बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रण परिषद की स्थापना किस एक्ट के द्वारा हुई? बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रण परिषद की स्थापना किस एक्ट के द्वारा हुई? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट के द्वारा हुई? बोर्ड ऑफ कंट्रोल है। अब सब गड़बड़ हो रही है। 73 से लेकर के सब आंसर आ रहा है, 1773, 84, 53, 33, जिसका जो मर्जी वो चल रहा है। इसको कहते हैं जब रिवाइज नहीं करोगे तो। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना हुई थी 73 के तहत। बोर्ड ऑफ कंट्रोल हुआ था 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल नहीं बना था, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना था। तो जो लोग ये 73 आंसर दे रहे हैं, थोड़ा सा रिवाइज करना शुरू कर दो, तुम लोग बहुत गड़बड़ करते हो। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के द्वारा हुई थी? ये तो याद होगा, ये बिल्कुल याद होगा ना, ये तो नहीं बोल सकते। देखो, तभी भी याद, अभी भी 74 आ रहा है। हम एक्ट पूछे हैं, वो ईयर नहीं पूछे हैं। एक्ट है 1773 और 74 में स्थापना हुई थी 73 के रेगुलेटिंग एक्ट से। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। कॉपी खोला जा रहा होगा, पेज पलटे जा रहे होंगे, जल्दी जल्दी देख लो किधर है। हाँ, इंग्लिश मिशनरियों को 1813। वेरी गुड। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति किस एक्ट के द्वारा हुई थी? गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, लॉ मेंबर की। सर सब मिक्स हो जा रहा है, बिल्कुल होगा जब नहीं पढ़ोगे, जब रिवाइज नहीं करोगे तो सब मिक्स होगा। रोज रिवाइज करना होता है। तुम क्या सोच रहे हो, भगवान हो क्या तुम? आज पढ़ लिए बस भूलेगा ही नहीं है? तुम कितना भी अच्छा पढ़ लो, रिवाइज तो करना ही पड़ेगा। तो भैया थोड़ा सा रिवाइज करिए, नहीं तो दिक्कतें आने वाली हैं, आते हुए आंसर भी सब गड़बड़ कर दोगे वहां पर। चलो क्या आंसर दिए हो आप लोग? गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, लॉ मेंबर की नियुक्ति गवर्नर जनरल की परिषद में। 1858। ये कहाँ है सुमित? 1774, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। खत्म हो तुम लोग, बस रहने दो, तुम लोग को हम समझ गए तुम लोग क्या करने वाले हो। हाँ, तुम लोग का पता चल गया कि तुम लोग का याद रखोगे और क्या होगा। 1833 जब लॉर्ड मैकाले को शामिल किया गया था चौथे सदस्य के रूप में एज ए लॉ मेंबर, क्योंकि इससे पहले पिट्स इंडिया एक्ट में 4 से घटाकर 3 मेंबर कर दिए गए थे, एक सदस्य कम हो गया था।
तब वही 1833 का जब आया था तो लॉर्ड मैकाले को उसमें ऐड किया गया था, फोर्थ मेंबर, जो कि आपका लॉ मेंबर के रूप में ऐड हुआ था 1833। भैया रिवाइज करो, नहीं तो होने वाली है गड़बड़ तुम्हारी। तुमको सब आता रहेगा, वहां जाके कहोगे अरे सर, सर गजब हो गया सर, सब आ रहा था सर, गड़बड़ा गया सर, एक दिन पहले रिवाइज नहीं किए थे सर। और बस जो 13 था वो 33 हो गया, जो 33 था वो 53 हो गया। पता ही नहीं चल रहा सर कौन सा एक्ट बताएं, समझ में नहीं आ रहा। वो चीजों को समझिए। मैकाले वाले तो हम आपको समझा सकते हैं, बहुत सिंपल सा। सिंपल क्या था, 35 में वो लागू करवा रहा है इंग्लिश शिक्षा को। और जब इंग्लिश शिक्षा को लागू करवाने वाला है विलियम बेंटिंग से, तो इसका मतलब उससे पहले वो शामिल हो चुका है, क्योंकि उसी की रिकमेंडेशन पे तो इंग्लिश शिक्षा को आधार बनाया जा रहा है उच्च शिक्षा का। तो सीधी सी बात है, 35 में अगर लागू हो रहा है तो इससे पहले वो मेंबर बन चुका है, तो 1833 में लॉ मेंबर बना दिया गया था लॉर्ड मैकाले, है ना। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हम लोगों ने देखा कि काफी चीजें चल रही थी। थोड़ा सा और पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा चीजों को पढ़ो, नहीं तो टॉपिक हमारे रहते जाएंगे। अब बताइए कि अब क्या आने वाला है स्टूडेंट्स, तो अब आने वाला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। मेजर चेंजेज होने वाले हैं, बहुत बड़े चेंज होने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। भारत शासन अधिनियम 1919। क्या चेंजेज होने वाला है स्टूडेंट्स, देखो बहुत सिंपल सा। आपको अगर पता हो, युद्ध हो गया है, बताओ कौन सा युद्ध। 1919 में एक्ट आने वाला है, और इससे पहले एक युद्ध हो गया है, और बहुत बड़ा युद्ध हो गया है, एक वॉर हो गई है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये जब एक्ट आने वाला है, तो इस एक्ट से पहले ही पूरे विश्व में एक युद्ध छिड़ गया है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो कि 1914 में शुरू हो गया। भैया हो गई गड़बड़, अंग्रेज जो सोच रहे थे और जो भारतीय सोच रहे थे उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आने वाली थी। 1914 में हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और आपको अगर पता हो तो एक और घटनाक्रम हुआ था 1916 में, लखनऊ में अधिवेशन हो गया था, और वो था लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता, जिसमें दो लोग थे, एक इंडियन नेशनल काउंसिल प्लस मुस्लिम लीग। इन लोगों का एक कंबाइंड हुआ था। ये आपको हमने बताया था मॉडर्न हिस्ट्री में, रिवाइज करते रहा करो। संयुक्त सम्मेलन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का, 1916 में था। इससे पहले युद्ध हो गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और क्योंकि ब्रिटिश का शासन था तो हम लोग शामिल थे इस युद्ध में, भारतीय शामिल थे। और भारतीय शामिल थे तो हम लोग एक अपेक्षा रखते थे उनसे, एक हमारी आशा थी कि हमारी तरफ भी कुछ ध्यान देंगे अंग्रेज, क्योंकि हम सहायता अगर इनकी कर रहे हैं, हम इनको लड़ने में मदद कर रहे हैं, तो अंग्रेज भी हमारी सहायता कुछ करें, हमारे ऊपर ध्यान दें। जो अभी हमारे ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, थोड़े मोड़े काम कर रहे हैं, वो थोड़ा सा बढ़ाएं। क्लियर। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी चीजें सोची गई, और इसी समय अधिवेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम का। इन लोगों ने मिलकर, एक साथ मिलकर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस गवर्नमेंट के सामने रखी अंग्रेजों के। देखिए ऐसा है, हम आपकी सहायता कर रहे हैं, तो हम हमारे ऊपर भी तो कुछ करिए दे। तो अंग्रेजों ने कहा भाई क्या करें बताओ। तो उन्होंने कहा आप ये जो सदस्य रख रहे हैं अपने काउंसिल में, और चलिए ठीक है आप कर रहे हैं, एक आध सदस्य बढ़ाते जा रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप मेजोरिटी दीजिए हमको, ये जो एक एक दो दो कर रहे हैं, कम से कम 70-80 मेंबर तो बैठाइए जो भारतीय हों, हमारे इंडियन की तरफ से जा सके। इतने से कोई काम नहीं चलने वाला। आप, अच्छा डिमांड बहुत ज्यादा रखी थी, 150 मेंबर के आसपास की रखी थी, कि आप जो ये काउंसिल वगैरह बनाने वाले हैं, लगभग लगभग आप 150 लोगों को प्रतिनिधित्व दे दीजिए। अब अंग्रेज 150 लोगों को कहाँ से दे देंगे, है ना। तो अब सीधी सी बात ये थी, तो इन लोगों ने मिल करके सब चीजें आपस में, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में बात कर रही है।
और चीजें कर रही है कि ऐसा ऐसा करना है। ठीक है, देखते हैं क्या समझा, मतलब क्या शामिल किया गया, क्या माना अंग्रेजों ने। भाई आपका हर चीज मान थोड़ा लेंगे वो, आप बस अपनी बात रख ही सकते थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1990 आया, तो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इसमें इसको बोला गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। इसको बोला गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। अब आप समझिए, जस्ट इसके पहले क्या बोला जा रहा है, मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। अब क्या बोला जा रहा है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। क्यों बोला गया, अब आप तुरंत, बहुत तेज हैं आप लोग को तुरंत क्लियर हो गया होगा क्यों बोला गया। समझिए क्यों बोला गया। मॉन्टेग्यू कौन है, भारत का राज्य सचिव। चेम्सफोर्ड कौन है, भारत में वायसराय। इसलिए इस एक्ट अधिनियम का नाम दिया जा रहा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बैठा हुआ इंग्लैंड में वो मॉन्टेग्यू है, और जो यहाँ भारत में वायसराय के रूप में है वो चेम्सफोर्ड है। और क्योंकि इनके समय में ये पास हुआ है, इस वजह से इस एक्ट को जो कहा जा रहा है वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जा रहा है। चलिए बात करते हैं मेजर चेंजेस की स्टूडेंट्स। कई सारी चीजें थी बट अंग्रेजों ने क्या माना हम वो देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पहला। चलिए हम आपकी बात मानते हैं, कुछ थे प्रावधान उसको माना गया था। महिलाओं को वोट देने का अधिकार हम दे रहे हैं। महिलाओं को हम वोट देने का अधिकार दे रहे हैं। ठीक है, महिलाएं अब वोट कर, इससे पहले महिलाएं वोट नहीं कर सकती थी, महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। अब महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गया, चलिए हम आपको वोटिंग राइट्स देते हैं, लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकते। हम महिलाओं को केवल वोट देने का अधिकार दे रहे हैं, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ये चुनाव लड़ने का अधिकार इनको मिलेगा आगे वाले में जाकर, जब 1935 वाला आएगा तब वुमेन्स को भी चुनाव लड़ने का अधिकार मिल जाएगा, अभी नहीं है। अभी उनको वोट देने का अधिकार दिया जा रहा है। दूसरा, जो मेंबर की जब बात हो रही थी ना कि वो 150 मेंबर बढ़ा दीजिए, तो इन्होंने कहा कि 150 तो नहीं बढ़ा पाएंगे लेकिन हम कुछ करते हैं। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो वहां इंग्लैंड में जो चल रही थी, उनकी कुछ व्यवस्था वहां चल रही थी ऑलरेडी, संसद व्यवस्था वहां की चल रही थी। तो वहां पे एक अपर हाउस चल रहा था, वहां पे एक लोअर हाउस चल रहा था, संसद वहां का। तो अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों ना हम, हमारा जो पार्लियामेंट सिस्टम वहां इंग्लैंड में चल रहा है, उसी तरह का एक पार्लियामेंट सिस्टम इंडिया में लागू करने की कोशिश करें। और ये जो परिषद वर्षद बन रही है, ये जो बार बार इंडियन काउंसिल बना रहे हैं हम लोग, भारतीय विधान परिषद वगैरह, इन सबको खत्म करते हैं और इन सारे बोर्डों को हटा देते हैं, और सीधे हम एक पार्लियामेंट वाला सिस्टम यहाँ लागू करना शुरू कर देते हैं। और ये ठीक वैसा ही होगा जैसा हम इंग्लैंड में चला रहे हैं। तो मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड ने इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान दिया कि ये जो भारतीय परिषद गठन वगैरह हो रहा था, है ना, आपने देखा ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए 1858 में 15 सदस्यीय एक मेंबर काउंसिल बनाई गई थी जो उसको हेल्प करेगा, जिसको बोला गया था भारतीय विधान परिषद। हाँ या ना, भारतीय विधान परिषद बोला गया था जो उसकी मदद करने के लिए था। तो अब ये इन सब चीजों को खत्म करने वाले हैं। ये कहते हैं अब इनका कोई मतलब नहीं है, हम अब सीधे पार्लियामेंट सिस्टम लाने वाले हैं। जैसे हमारे इंग्लैंड में अपर हाउस और लोअर हाउस चल रहा है, हम भारत में ये बनाने वाले हैं, और ये यहीं से चालू होना शुरू हो जाएगा 1919 से। तो इन्होंने क्या किया, अब ये जो, अब ये ये लोग क्या कह रहे थे, आप समझिए, ये लोग कह रहे थे, ये लोग पार्लियामेंट सिस्टम की मांग नहीं कर रहे थे, ये लोग बस कह रहे थे कि जो परिषद आपने बनाई है भारत विधान परिषद, उसमें हमारे सदस्यों को बढ़ा दीजिए। बट अंग्रेजों ने इनसे कुछ आगे ही कुछ कदम अप्लाई कर दिए। ठीक है, हम उस बोर्ड को ही खत्म कर रहे हैं, हम यहाँ सीधे पार्लियामेंट सिस्टम ही लागू करने वाले हैं। तो इन्होंने क्या किया, इस अधिकार में इन लोगों ने जो भारतीय विधान परिषद थी, भारतीय विधान परिषद, और ये भारतीय विधान परिषद बनी थी किसके तहत, 1858 की तहत, जो आपकी दिख रही थी
जो सीधे सपोर्ट कर रही थी सेक्रेटरी को ऑफ इंडिया को, इन्होंने इसके स्थान पर अब कहते हैं हमें इसकी उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, हम सीधे पार्लियामेंट सिस्टम ला रहे हैं, और इन्होंने सीधा सीधा इसके स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था अप्लाई कर दी। और ये द्विसदनीय व्यवस्था ठीक वैसी ही चल रही है जैसे ये इंग्लैंड में अप्लाई कर रहे थे, अपर हाउस और लोअर हाउस दो बना दिए गए। यहाँ पर कौन कौन बना दिए गए, तो दो चीजें बना दी गई। एक बना दिया गया अपर हाउस, अपर हाउस, दूसरा बना दिया गया लोअर हाउस। समझिए जरा इसको, अपर हाउस कौन है, राज्यसभा। लोअर हाउस कौन है, लोकसभा। इन्होंने कहा अब हम आपको सीधे पार्लियामेंट सिस्टम ही देने वाले हैं, आप ये सब छोड़िए, ये सदस्य सदस्य का जो इसमें रखना है छोड़िए, हम सीधे बदल ही रहे हैं इसको। भारतीय विधान परिषद को चेंज करके उन्होंने द्विसदनीय व्यवस्था लागू कर दी 1919 के गवर्नमेंट इंडिया एक्ट में। और इसमें इन्होंने द्विसदनीय व्यवस्था एक अपर हाउस बना दिया और एक लोअर हाउस बना दिया। अपर हाउस कौन है, अपर हाउस है राज्यसभा, और जो लोअर हाउस है वो है लोकसभा। इसलिए आप जानते हैं कि राज्यसभा भंग नहीं होती, राज्यसभा को आप भंग नहीं कर सकते, उसके मेंबर बदलते रहते हैं। लोकसभा भंग हो सकती है, राज्यसभा भंग नहीं होती है, ठीक है, अपर हाउस। तो ये आपको समझिएगा इस चीज में, ठीक है। अब इसको बोलते क्या है, तो राज्यसभा को इस तरह से कह लो, एक दूसरा टर्म जो उस समय यूज होता था, उस समय जो यूज होता था उसको कहते थे राज्यों की परिषद, उसको बोला जाता था राज्यों की परिषद। मतलब ये जो राज्यसभा है एक्चुअल में ये शब्द होता था, राज्यों की परिषद बोला जाता था। इंग्लिश में इसको कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट। तो ये पूरा सब एक ही नाम है, ठीक है, जो चल रहा है। लोकसभा को क्या कहा जाता था, तो ये था आपका लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो चलिए खुश हो जाइए, आपको द्विसदनीय व्यवस्था मिल गई, ठीक। अब आपका सीधे राज्यसभा लोकसभा का काम शुरू होने वाला है। तो अंग्रेजों ने कहा देखिए हम आपके लिए कितना बढ़िया गवर्नमेंट दे रहे हैं, आप लोग सोचे थे ऐसा कि इस तरह का कोई सिस्टम मिलेगा आपको, हाँ। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अपना ये कर रहा है, इस तरह से ये चीजें लागू करी गई। और जो भारतीय विधान परिषद का चल रहा था उस चीजों को हटा करके ये व्यवस्था अब यहाँ पर लागू कर दी गई है, अपर हाउस और लोअर हाउस की। लेकिन कार्यकाल उस समय अलग अलग था, छोटे छोटे पॉइंट बता देते हैं, हो सकता है कभी ऑब्जेक्टिव में हो जाए। देखिए जो अपर हाउस है इनका जो कार्यकाल होगा 5 सालों के लिए होगा, 5 years। ये लोग 5 साल के लिए बैठेंगे। लेकिन लोअर हाउस कितने साल के लिए बैठेगा, 3 years। उस समय की बात हो रही है, अभी की नहीं, ठीक है। अभी तो आपके लोकसभा में मेंबर कब तक बैठते हैं, वही जब तक गवर्नमेंट रहेगी, भाई 5 साल गवर्नमेंट रहती है ना केंद्र की, तो 5 साल के लिए मिल जाता है। लेकिन लोकसभा में उस समय केवल 3 साल का ही प्रावधान रखा गया, हम 3 साल के लिए आपको प्रावधान देते हैं। लेकिन राज्यसभा के जो अपर हाउस था उसको इन लोगों ने 5 साल का दे दिया, क्लियर है। चलिए इन्होंने एक बात और मान ली, इन लोगों की एक मांग और हो गई, क्या, क्योंकि जो लखनऊ समझौता चल रहा था, लखनऊ पैक्ट, उसमें एक बात की गई थी, क्या कि लेक्चर है क्या इसके बाद आप लोग का, टेक्निकल लेक्चर है क्या, नहीं है ना, बस ठीक है 5 मिनट। तो अब बात ये चल रही थी कि उन लोगों ने 150 मेंबर की बात की थी समझौते में, भाई प्रतिनिधियों को शामिल करिए। इनने कहा चलो हम द्विसदनीय व्यवस्था दे रहे हैं आपको, हम मेंबर ही डिसाइड कर दे रहे हैं, लोकसभा में कितने बैठेंगे राज्यसभा में कितने बैठेंगे, हम मेंबर ही डिसाइड कर दे रहे हैं डायरेक्ट। इन लोगों ने जो अपर हाउस था इसमें रख दिए 60 मेंबर। चलिए यहाँ पे 60 मेंबर इलेक्ट होंगे, और लोकसभा में जो बैठेंगे वो बैठेंगे 145 मेंबर। अपर हाउस में 60 मेंबर को अनुमति रहेगी, ये लोग बैठेंगे। और जो राज्यसभा लोअर हाउस है लोकसभा उसमें 45। आप तो 150 की बात कर रहे हैं, आप देखो इंडियंस, हम आपको ज्यादा दे रहे हैं मेंबर, भाई 145 तो हम खाली कहाँ बैठा रहे हैं लोकसभा में, और राज्यसभा में कितने बैठा रहे हैं
60 ऐड करो तो पता चला अरे ये तो 200 से ऊपर निकल गए। वाह, बहुत अच्छी बात है, कितना बढ़िया सोच रहे हैं अंग्रेज हमारे बारे में। हम तो 150 की मांग कर रहे थे, इन्होंने तो सीधे मेंबर दे दिया हमको, इतने लोगों की प्रतिनिधि। कह रहे हैं ठीक, कोई बात नहीं, अभी समझो, तुम आगे बताएंगे, तुम लोगों को दे तो रहे हैं मेंबरशिप हम, ठीक है। चले, तो 2 द्विसदनी व्यवस्था आपकी मिल रही है, और इसमें से एक आपका अपर हाउस और लोअर हाउस, जो 3 साल के लिए लोअर हाउस था, 5 साल के लिए इनके लिए, और राज्यों की परिषद इस काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोला जाता था, और ये आपका लेजिस्लेटिव असेंबली। इस तरह से चीजें चल रही थी। ये मेन पॉइंट था इसमें जो था आपका, ठीक है, ये सबसे बड़ा पॉइंट था इसमें। अब इसी समय आप समझो कि हुआ क्या, कि इसी समय आ गया था साइमन। साइमन भारत छोड़ो, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक, ठीक है, तो ये सब चल रहा है। मॉडर्न इंडिया रिवाइज किए, तुम लोग का रिवाइज करोगे, 2 दिन पहले का तो रिवाइज नहीं करते हो, पहले का तो भगवान है मालिक है, ठीक है। तो अब हम मेन पॉइंट बताते हैं कि हुआ क्या था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसी के बाद आएगा 1935 वाला, वो आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। साइमन, देखो हम बात किसकी कर रहे हैं, 1919 की, और अगला जो एक्ट आएगा वो 1935 में आने वाला है। लेकिन 1935 से एक घटना हो जाएगी पहले, साइमन आ जाएगा, साइमन कमीशन, यानी कि साइमन आयोग जो है वो साइमन आयोग बनेगा, और साइमन आयोग अपना प्रपोजल देगा कॉन्स्टिट्यूशन पर। इस आयोग को इसलिए बनाया गया था, जो हमारा संवैधानिक ढांचा है, आप उसको कैसे चलाएंगे, किस तरह से बनाएंगे, इस पर इसको कुछ अपने निर्णय देने थे। इसलिए साइमन आयोग को वहां से भेजा गया था, आप जाइए, ये जो हम व्यवस्था बना रहे हैं द्विसदनी व्यवस्था वगैरह, अब क्योंकि हमें संविधान की जरूरत पड़ेगी, हमें कॉन्स्टिट्यूशन लागू करना पड़ेगा, तो आप समझिए कि वो संविधान किस तरह का होगा। तो इसलिए साइमन आयोग को बैठाया गया, जाइए भारत में समझिए, निर्णय लीजिए, डिसीजन लीजिए, चीजों को करिए, और एक बढ़िया संविधान बनाने की कोशिश करिए जिससे वो बढ़िया चले। तो ये प्रपोजल देगा कॉन्स्टिट्यूशन पर कि किस तरह का बनेगा। बट भारतीय तो भारतीय, इन लोगों ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग, सब खिलाफ, सीधे साइमन गो बैक। क्यों गो बैक? भैया आप हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हो, और आपके आयोग में कोई भारतीय ही नहीं है, सातों के सातों जो मेंबर है वो अंग्रेज हैं, और आप हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे, ये कैसे पॉसिबल है? आप अपने इस साइमन कमीशन में इंडियंस को शामिल करिए, जो सोच सके कि हमारे लिए क्या अच्छा है। ये है साइमन गो बैक का, जिसमें बहुत सारी चीजें हुई, देखने को मिली। साइमन गो बैक गया, साइमन बड़ा तेज था, साइमन ने कहा ओके माय डियर फ्रेंड्स, चलिए हम आपके लिए एक प्रावधान रखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस से बोला, एक बात बताओ, क्या आपके पास हमसे ज्यादा बढ़िया प्रपोजल है? मतलब मैं जो प्रपोजल देने वाला हूं, अगर उससे बेहतरीन हो प्रपोजल कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, तो लाओ तुम दो अपना प्रपोजल, हम एक्सेप्ट करेंगे अगर उसमें शामिल होता है। मुस्लिम लीग से कहा ठीक है भाई साहब, आप भी आइए, आप भी अपने दीजिए पद। आप कह रहे हैं ना कि आप सही कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना पाएंगे, चलिए हम दोनों लोग को आपको देते हैं अधिकार, आप लोग अपने अपने पॉइंट्स रखिए, अगर हमें अच्छा लगता है हम शामिल कर लेंगे उसे। साइमन ने बड़े दिमाग से चीजें मतलब किया। तो समझिए, इस ये जो रिपोर्ट ये जब तैयार करने वाला था, तो इस रिपोर्ट के ही रिस्पेक्ट में एक रिपोर्ट आ गई, उसको कहा गया नेहरू रिपोर्ट। क्लास के बाद अपने मॉडर्न हिस्ट्री की कॉपी को खोल करके थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा। तो नेहरू रिपोर्ट आई, क्यों? क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मोतीलाल नेहरू के, कौन थे? मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट तैयार की, ठीक, ओके भाई साहब साइमन, हम दे रहे हैं अपने पॉइंट्स, लीजिए हमारा नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट में ढेर सारे पॉइंट्स रखे गए कि हमारे संविधान में किस तरह की चीजें होनी चाहिए। तो भैया सबसे बड़ी बात है कि मुस्लिम लीग काहे पीछे रहे? मुस्लिम लीग कहता है अच्छा कांग्रेस अकेले अकेले आगे जाएगी, यही अपनी सरकार बनानी चाह रही है, हम देंगे अपने पॉइंट्स, हमारे भी लीजिए। फिर मुस्लिम लीग ने अपने पॉइंट्स दिए, और इनका मेनली 14 पॉइंट्स था, 14 पॉइंट्स, जिसमें इन्होंने समराइज किया था। अब उसके अंदर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो 3 चीजें चल रही हैं स्टूडेंट्स। साइमन कमीशन ने जो दिया, इसमें भी एक रिपोर्ट आ रही थी, इसका एक व्हाइट रिपोर्ट आ रहा था, व्हाइट रिपोर्ट के श्वेत पत्र के हिसाब से कहा गया था, एक प्रकार से श्वेत पत्र, एक व्हाइट रिपोर्ट की तरह इसको कहा गया।
इधर इसने कह दिया था कि नेहरू जी या इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो भी मेंबर हो वो अपना रिपोर्ट पेश करे, हमें अच्छा लगता है तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करेंगे। मुस्लिम लीग ने कहा हम क्यों पीछे रहें, तो चलिए 3 लोगों का चल रहा है। पहला किसका चल रहा है, साइमन का चल रहा है, प्लस किसका चल रहा है, नेहरू रिपोर्ट चल रही है, फिर किसका चल रहा है, मुस्लिम लीग का चल रहा है। लीजिए 3 लोगों का एक साथ शामिल हो रहा है। अब हो गई दिक्कत, बताओ क्या, इतने सारे पॉइंट को समझाएगा कौन भाई? निर्णय कौन ले? अब इनके अलग डिमांड है, इनकी अलग डिमांड है, साइमन ने अपने पॉइंट्स दे रखे हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत हो गई कि इसको समराइज कैसे करें। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, अंग्रेज थोड़े से तेज हैं, उन लोगों ने कहा रुको, करते हैं ना व्यवस्था हम। और हो गई व्यवस्था किसकी, गोलमेज सम्मेलन। 3 हुए इंग्लैंड में। साइमन ने कहा घबराओ मत, सब होने वाला है। जब तीनों रिपोर्ट इकट्ठा हो गई, जब प्रॉब्लम क्रिएट हुई क्या करें क्या करें क्या करें, इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन आयोजित हो गया 1930 से 1932 के बीच। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। ये गोलमेज सम्मेलन इसीलिए हुए थे, ये 3 गोलमेज सम्मेलन इसीलिए हुए थे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हम बनाने वाले हैं, जो चलने वाला है आगे, उसके जो रेफरेंस पॉइंट हैं, जो पॉइंट्स रखे जाएंगे वो क्या, क्योंकि अब हमारे पास 3 रिपोर्ट आ गई हैं और भारतीयों को हमें शामिल करना ही पड़ेगा, तो हमें इनके पॉइंट्स भी देखने होंगे, तो हमें इसके डिस्कशन की जरूरत पड़ेगी। तो तीनों रिपोर्टों पर एक विस्तृत डिस्कशन के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन शामिल किए गए और ये अप्लाई हुआ इंग्लैंड में, और विस्तृत इस पर होगा। और चलिए माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को मिलने वाला है सबसे बड़ा पॉइंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जब सम्मेलन हो गए, उसके बाद ही तो आया है, समझिए हमारी बात। गोलमेज सम्मेलन आपके 1930 से 1932 हो गए, सारे बातों पर डिस्कशन हो गया, सहमति बन गई, क्या पॉइंट्स रखने हैं। और जैसे ही अगला एक्ट आने वाला है 1935 वाला, अब इसमें बहुत सारे अच्छे प्रावधान आने वाले हैं जिसको आज के संविधान में अप्लाई किया गया है। इसीलिए आज का जो संविधान आपको दिख रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें आधे से ज्यादा पॉइंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हैं। ये है वो मेन एक्ट जिसने आपको बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट्स दे दिए, क्योंकि यहाँ पर जो शामिल होने वाला है उसमें विस्तृत रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, क्या शामिल करने वाले हैं, क्योंकि तीनों मेजर पार्टी शामिल हो चुकी हैं। साइमन अंग्रेजों ने अपना शामिल कर रखा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस नेहरू रिपोर्ट दे चुका है कैसे बनना है, और मुस्लिम लीग ने अपने प्रावधान दे रखे हैं। तीनों पे विस्तृत डिस्कशन हो चुका है, और जैसे ही अगला एक्ट आने वाला है गवर्नमेंट इंडिया एक्ट में, इन सारे चीजों का एक समरी इस एक्ट में आने वाला है। बात समझ में आई? इसलिए आज की डेट में जो आप संविधान देखेंगे उसमें से कुछ नहीं तो करीब 20 से 25% पॉइंट्स 1935 के ही हैं, ठीक है, और 20-25 का इससे ज्यादा ही है, लगभग 30% के ऊपर ही वो 1935 से ही लिया गया। तो ये बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बात हम आगे करेंगे क्योंकि आज नहीं करेंगे, कल हम लोग इसको देखेंगे थोड़ा डिटेल में। हमने एक आपको बैकग्राउंड समझा दिया कि असल में जब एक्ट आएगा 1935 तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से कई सारे पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं। द्विसदनी व्यवस्था हमें पहले मिल चुकी है, देखो द्विसदनी व्यवस्था हमें 19 में ही मिल चुकी है, ठीक है, द्विसदनी व्यवस्था में 19 में मिल चुकी है। अब यहाँ बस जानते हो क्या होने वाला है, अधिकार क्षेत्र बदलने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आपने एक चीजें पढ़ी होंगी, एक यूनियन लिस्ट पढ़ी होगी, स्टेट लिस्ट पढ़ी होगी, कॉन्करेंट लिस्ट पढ़ी होगी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, पढ़े हो एक आध बार? यही आने वाला है 1935 में, यही लिस्ट डिसाइड होने वाली है, कौन सा क्षेत्र सेंटर का होगा, कौन सा राज्य का होगा, और कौन सा ये, और ये सीधा सीधा अप्लाई हो जाएगा आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। तो ये सारी लिस्ट आएंगी जो इसमें तय किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो जाएगी, संघीय न्यायालय बन जाएगा, सीधा सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली वाला है इसकी स्थापना होने वाली है।
इस एक्ट के द्वारा, 1935 के एक्ट के द्वारा प्रावधान रख दिया जाएगा, जो चल करके 1949 में हमारा एक्टिव होगा, लेकिन प्रावधान यहाँ पर रख दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग। बहुत सारी चीजें होंगी 1935 में, तो हम इसको देखेंगे आगे। और बस आपका दो चीजें रह गया है बैकग्राउंड में, एक 1935 और इसके बाद आजादी आपको मिल जाएगी 47 की। फिर हमारा शुरू होगा कॉन्स्टिट्यूशन, जो हम लोग बात करेंगे। तो ये अभी हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चल रहा है, कल ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, इतने देर के लिए हमें ध्यान से सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आपने धैर्य का परिचय दिया, जाइएगा मत कहीं, थैंक यू नहीं स्टूडेंट्स, है ना, थैंक यू नहीं। थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन पूछ लें, क्या पूछते हैं, रुकिएगा जरा। क्या बताएं, सारे क्वेश्चन 1935 पर ही हैं। ठीक है, मेजर क्वेश्चन जो है ना, वो सब का सब 1935 पर ही है। तो कल ही हम आपसे वो सारे क्वेश्चन पूछ पाएंगे, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। एक आध क्वेश्चन तो है ही 1919 से। एक क्वेश्चन है आपका, सब मिला करके देखते हैं, केंद्र में, सेंट्रल में कौन सा एक्ट है जिसने द्विसदनी विधायिका लेकर आया? कौन सा एक्ट था जिसने केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था लेकर आया? जो काउंसिल ऑफ स्टेट है और जो राज्यसभा और लोकसभा, ये व्यवस्था कौन सा एक्ट लेके आने वाला है? बताइए कौन सा? 1919। इस समय तो तुम लोग याद कर ही लोगे भाई, अभी चैप्टर ही चल रहा है ना, टॉपिक ही चल रहा है, सब याद रहता है, तुरंत आंसर आ जाएगा। अभी कल पूछेंगे ना तो 1919 गायब हो जाएगा। सारे क्वेश्चन 35 के हैं, कल ही पूछेंगे, ठीक है, जब ये पढ़ा लेंगे तभी पूछेंगे। सारे क्वेश्चन 1935 से ही है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन चलो 1919 का है। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई, मतलब शब्द बस चेंज किए गए, अगले साल में केवल शब्द चेंज किया गया, बाकी पूछ वही रहा है। तो द्विसदनी व्यवस्था बनाई गई आपकी 1919 में। वेरी गुड, याद कर लीजिए माय डियर फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, दो सदनी व्यवस्था आपको मिल चुकी है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। और परिषद वर्षद का कंप्लीट काम हो चुका है, भारतीय विधान परिषद वगैरह, अब वो सब की जरूरत नहीं है, अब हम सीधे पार्लियामेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। कल मिलते हैं फिर 1935 के साथ, और आपको मिलने वाली है बढ़िया गवर्नमेंट, ठीक है।